हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 11th फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पूरे नेचर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिएक्शन है। इसके बिना पूरा नेचुरल वर्ल्ड है वो किसी भी तरीके से भी चल नहीं पाएगा, या प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं वो सब प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करती है। एक छोटी सी इक्वेशन लिखी हुई है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। 6CO2 प्लस 6H2O 6C6H12O6 प्लस 6O2। इस पूरी रिएक्शन के ऊपर ही हमारा पूरा जीवित संसार जो है, लिविंग वर्ल्ड जो है वो सरवाइव कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधों में होने वाली ऐसी एक रासायनिक प्रक्रिया है, ऐसी एक केमिकल रिएक्शन है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। या आपने कह सकते हैं कि यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, और प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन उस स्थान पर होगी जो पौधों के अंदर सबसे ज़्यादा हरे भाग होंगे। ग्रीन पार्ट जो भी होंगे या हरे भाग जो भी होंगे वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाली वो केमिकल या रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और पौधे उसके द्वारा खुद के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, या प्रकाश ऊर्जा को ये रासायनिक पदार्थों में या इन रसायनों के रूप में इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग रिसर्च की, वैज्ञानिकों की एक पूरी लिस्ट है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने अपने योगदान खूब किए, और उस योगदान को हम प्रकाश संश्लेषण के अंदर बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे किन किन वैज्ञानिकों ने क्या योगदान किया। यहाँ पर सबसे पहले हम नाम लेंगे वान नील। 1931 में उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियल सेल के ऊपर। तो बैक्टीरियल सेल के ऊपर उन्होंने देखा, उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का यूज़ किया। जब H2S का उन्होंने यूज़ किया तो उन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो बैक्टीरिया जो हैं वो रासायनिक संश्लेषण करते हैं, उसे रासायनिक या कीमोसिंथेटिक अभिक्रिया बोलते हैं, रासायनिक संश्लेषण करते हैं, क्योंकि वहाँ पर CO2 और H2S रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। ये अभिक्रिया की उन्होंने बैक्टीरियल सेल के अंदर, और बैक्टीरिया जो है वो अपने लिए कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा के स्रोत में भोजन का निर्माण करते हैं और सल्फर को रिलीज करते हैं। और इसी वान नील के एक्सपेरिमेंट को, या इसी वान नील की थ्योरी जो उन्होंने दी, उसके बेस पे 10 साल बाद रूबिन और कैमन, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा भी जब बैक्टीरियल सेल प्रकाश संश्लेषण के अंदर इस प्रकार से अपने आप को इन्वॉल्व करती है और उसके द्वारा सल्फर रिलीज की जाती है, इसको हम रासायनिक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो रूबिन और कैमन ने वही प्रयोग पौधों पे किया, और उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल को रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज़ की, एक आइसोटोप यूज़ किया ऑक्सीजन का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं हम किसी भी जीवित अभिक्रिया के अंदर उनको ट्रेस करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि जीवित अभिक्रिया जो लिविंग रिएक्शन चलती है हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर केमिकल मटेरियल के फ्लो को हम चेक कर सकते हैं आइसोटोप्स का यूज़ करके। हम उसके ऊपर एक टैग लगा देते हैं, एक निशानी कर देते हैं, ताकि उस मॉलिक्यूल को हम पहचान सकें। तो उन्होंने ऑक्सीजन को पहचानना था, तो ऑक्सीजन को पहचानने के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑक्सीजन का यूज़ किया, O18 जब यूज़ किया और उसको जब पौधों के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया, तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई या जो ऑक्सीजन निकली वो रेडियो आइसोटोप वाली ऑक्सीजन थी, ना कि नॉर्मल ऑक्सीजन थी। यदि वो CO2 की ऑक्सीजन को रिलीज़ करते या उससे रिलीज होती पौधे, तो वहाँ पर हमें रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन नहीं मिलती। उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन काम में ली गई, उस ऑक्सीजन को उन्होंने टैग लगा दिया रेडियो आइसोटोप्स के द्वारा, जबकि CO2 जो थी उन्हें नॉर्मल उन पौधों को दी गई, उनके ऊपर कोई टैग नहीं दिया गया। और अंत में जब रिएक्शन पूरी हुई तो वहाँ पर नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट बना, और ऑक्सीजन जो रिलीज हुई वो रेडियो
टॉप वाली यूज़ हुई। इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन का इवॉल्व का जो सोर्स होता है वो वाटर होता है, ना कि CO2। लेकिन इस जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे पहले वैज्ञानिकों की ये सोच थी कि ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन है, ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन जो बनती है, ऑक्सीजन के बनने का जो कारण होता है वो CO2 के द्वारा होता है। CO2 पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है और बदले में ऑक्सीजन त्याग दी जाती है। हम यही पढ़ते आ रहे हैं और यही थ्योरी कहती है। लेकिन दोनों, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन का सोर्स और कार्बोहाइड्रेट के बनने का सोर्स, पौधों में दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते चले जाएंगे कि किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट बनता है, किस प्रकार ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन तो 1941 के अंदर, 1941 के अंदर इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये प्रूफ कर दिया कि जल के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसी को पौधे जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं और उपयोग करने के बाद में उसको ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में रिलीज़ कर देते हैं। तो ये पूरी तरह से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये प्रूफ हो चुका था कि रूबिन और कैमन के इस प्रयोग के द्वारा कि ऑक्सीजन का जो सोर्स होता है, जो ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं, उसका सोर्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो ये तो था रिएक्शन कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। अब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है। अब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो लाइट हमें दिखाई देती है उस लाइट को हम वो बोलते हैं विजिबल लाइट। जिस लाइट का एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है, जिसको मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने उसको फोटोन के नाम से दिया, उसके लाइट जो होती है वो फोटोन के रूप में रिलीज होती है, तो उसी से नाम बना फोटोसिंथेसिस। फोटोन मीन्स लाइट की प्रेजेंस में या लाइट के द्वारा होने वाला संश्लेषण, फोटोन। तो लाइट जो होती है वो फोटोन के रूप में रिलीज होती है सूरज के द्वारा। तो उन लाइट के अंदर उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, उनकी अलग अलग तरंग-दैर्ध्य होती है, जिसके बेस पे लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर कुछ आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, एक स्पेक्ट्रम का एक डिवाइडेशन दिखाया गया है कि एक लाइट का स्पेक्ट्रम कैसे डिवाइड किया गया है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमें दिखाई देता है, इसलिए उसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य प्रकाश की तरंगें। ऐसी तरंगें जो हमें दिखाई देने लायक होती हैं, उन प्रकाश की तरंगों को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। इससे कम वेवलेंथ आपको इधर दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा वेवलेंथ है वो इधर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य जो प्रकाश की किरणें हैं, उससे कम प्रकाश की तरंगों को या उसकी जो तरंगों की लंबाई होती है, उस तरंगों की लंबाई या तरंग दैर्ध्य उसको बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वेवलेंथ होती है वो कम वेवलेंथ की लाइट हमें दिखाई नहीं देती। विजिबल स्पेक्ट्रम से अधिक वेवलेंथ की या तरंग दैर्ध्य की लाइट हमें दिखाई नहीं देती या प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। इनसे कम वाली किरणें बढ़ते क्रम में हैं, कॉस्मिक रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, एक्सरे होती हैं और अल्ट्रा वायलेट रेज या पराबैंगनी तरंगें। पराबैंगनी तरंगें ऐसी तरंगें जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सूरज के द्वारा या प्रकाश के स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा होती है, जिसका अलग अलग काम में उपयोग होता है। हम यहाँ प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को ही पढ़ेंगे। विजिबल स्पेक्ट्रम से ऊपर की तरंगों को हम बोलते हैं इंफ्रारेड माइक्रोवेव तरंगें या रेडियो वेव तरंगें। उससे ऊपर की तरंगें क्या आ जाती हैं? माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगें या रेडियो वेव तरंगें। अब लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो वेवलेंथ जो होती है वो कम वेवलेंथ की लाइट होगी तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी। जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो इन लाइट के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। इन लाइट के अंदर जैसे जैसे हम वेवलेंथ को बढ़ाते चले जाएंगे वहाँ पर उनमें ऊर्जा कम होती चली जाएगी। और जिस लाइट के वेवलेंथ में वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसके अंदर ऊर्जा कम होती है। तो हम बात करेंगे केवल विजिबल स्पेक्ट्रम का या दृश्य प्रकाश की तरंगों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। दृश्य प्रकाश में पौधे को नहीं रखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो यहाँ पर लाइट का जो नेचर ऑफ लाइट है या लाइट की प्रकृति है, उसके अंदर विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो 390 नैनोमीटर से 760 nm, या इसको बोलते हैं 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7600 एंगस्ट्रॉन्ग तक की वेवलेंथ वाली लाइट को ही हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इससे कम की लाइट
वो होती है अल्ट्रावायलेट रेज, वो कम होती चली जाएंगी। इससे ज़्यादा की लाइट को हम इंफ्रारेड, उससे ज़्यादा की लाइट हो जाएगी। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो 390 nm से 760 nm के तरंग दैर्ध्य की जो लाइट होती है, वेवलेंथ की जो लाइट होती है, उसी लाइट को हम देख सकते हैं और उसी लाइट के अंदर हम प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधे करते हैं। तो उसके अंदर सबसे कम वेवलेंथ की लाइट, मतलब कि जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, उसको बोलते हैं वॉयलेट, बैंगनी, फिर आसमानी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, संतरी और लाल, जिसको हम विबग्योर नाम से बोलते हैं। और ये इंद्रधनुष के सभी रंगों के नाम हैं। तो इंद्रधनुष हम देखते हैं तो इंद्रधनुष भी इसी स्पेक्ट्रम के लाइट के वेव पे हमें दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। लाइट जो होती है वो अपने आप को अपवर्तित कर देती है। प्रकाश की बूंदों में से जब लाइट गुजरती है तो लाइट की सभी जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो अलग अलग वेवलेंथ के रूप में अपने आप को बिखेर देता है। यदि लाइट कॉमन लाइट जाएगी तो हमें सफ़ेद रंग की दिखाई देगी, यदि लाइट नहीं आएगी तो हमें ब्लैक रंग की दिखाई देगी। तो इसके बावजूद यदि लाइट को हम प्रकाश की बूंदों में से गुजारते हैं तो प्रकाश की बूंदों में से लाइट अपवर्तित हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाती है, और रिफ्रैक्शन होकर हमें लाइट के अलग अलग वेवलेंथ जो होती हैं वो इंद्रधनुष के रूप में या रेनबो के रूप में जब बरसात हो रही होती है हमें वो दिखाई देते हैं। तो उसी के स्पेक्ट्रम को जो हमें दिखाई दे रहा है, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, प्रकाश के सभी सातों रंग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उसे हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। जबकि हमें अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रे हमें कभी भी दिखाई नहीं देती, इसको हम बोलते हैं नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम। इससे ऊपर की वेवलेंथ है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, वो हम कभी भी नहीं देख सकते। जैसे रिमोट कंट्रोल हम चलाते हैं उससे भी माइक्रोवेव जो होती हैं वो तरंगें निकलती हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे बल्ब का लाइट प्रकाश जो जलता है, सूरज का प्रकाश जो चलता है वो सफ़ेद रंग का होता है, वो किस में आता है, विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, वो हमें दिखाई देता है। तो प्रकाश की अलग अलग रेज होती हैं, कम वेवलेंथ, मतलब कि इससे विजिबल स्पेक्ट्रम के इससे कम वेवलेंथ की लाइट हमें दिखाई नहीं देती, विजिबल स्पेक्ट्रम की इससे अधिक वेवलेंथ की लाइट हमें दिखाई नहीं देती। तो इसके कारण हमें वो प्रकाश की किरणें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उनको नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और ये स्पेक्ट्रम कहलाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। अब प्रकाश जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण को पूरा करता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो किस लाइट के अंदर प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया, वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जिस लाइट में एनर्जी ज़्यादा होगी वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो यहाँ पर इन ब्लू लाइट में या नीले प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक माना जाता है। दूसरा ये कहते हैं कि लाल रंग का स्पेक्ट्रम जो होता है उसके अंदर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, लेकिन लाल रंग के अंदर एनर्जी की कमी, एनर्जी का ह्रास बहुत ही कम होता है। मतलब कि लाल रंग के स्पेक्ट्रम को हम यदि देखें तो लाल रंग के प्रकाश के अंदर एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ ज़्यादा होते हुए भी उसके अंदर एनर्जी का ह्रास जो होता है या एनर्जी में कमी जो होती है बहुत ही कम होती है। तो लाल रंग का प्रकाश जो होता है वो पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो नीले और लाल रंग के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। हरे रंग के प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पौधों के पत्तियों का रंग हरा हमें इसलिए दिखाई देता है कि पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हरी वेवलेंथ की लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उससे वो परावर्तित कर देते हैं, और इसीलिए हमें पौधों के पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा दिखाई देता है। क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम का जो पार्ट किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है उसी सतह का सरफेस जो होता है या उसी सतह का जो रंग जो होता है वो हमें दिखाई देता है। यदि प्रकाश की किरणें सभी के सभी ऑब्जर्व हो जाती हैं तो वो प्रकाश का कोई भी स्पेक्ट्रम वो हमें हमारी तरफ वापस लौट के नहीं आता है। इसका मतलब वो सरफेस बिल्कुल काली दिखाई देती है, क्योंकि उससे कोई भी प्रकाश की किरण जो होती है टकरा कर वापस नहीं लौटती। सफ़ेद रंग के सरफेस पे क्या होता है, प्रकाश के सभी रंग जो होते हैं वो टकरा कर वापस लौट जाते हैं, इसलिए सभी के सभी स्पेक्ट्रम एक साथ हमें दिखाई देते हैं। इसलिए सभी स्पेक्ट्रम एक साथ जब मिलकर हमारी तरफ आएंगे तो वो हमें सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। इसीलिए हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणों का पूरी तरह से सफ़ेद रंग जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो किसी भी तरीके से उसे अवशोषित नहीं करता। जबकि हम गर्मियों में, सर्दियों में काले कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि सूरज के द्वारा जो प्रकाश मिलता है वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है, किसी भी स्पेक्ट्रम को वो परावर्तित नहीं करता,
रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए वो सभी प्रकाश की किरणें या सभी स्पेक्ट्रम को अवशोषित कर लेता है, तो हमें उससे ज़्यादा हीट मिलती है काले कपड़ों से, इसलिए हम सर्दियों में गहरे रंग के काले कपड़े पहनते हैं। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो अलग साइंस की बात आ गई। हम बात करेंगे यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपने आप को समझाने की कोशिश की, प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी रिएक्शन है वो होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए वाटर मॉलिक्यूल से ही ऑक्सीजन क्यों निकलते हैं। फिर नेचर ऑफ लाइट हमने समझा कि लाइट जो होती है वो फोटोन के रूप में गुजरती है, और फोटोन के रूप में ही लाइट जब गुजरेगी तो उसके जो स्पेक्ट्रम होंगे वो हमें दृश्य स्पेक्ट्रम या नॉन दृश्य या अदृश्य स्पेक्ट्रम के रूप में होंगे। दृश्य स्पेक्ट्रम के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण है वो पूरा होता है। तो हमने एक बात कर ली, CO2 की बात हम बाद में करेंगे, ऑक्सीजन की बात कर ली, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज़ होता है। फिर हमने लाइट की उपयोग कर ली, लाइट की इंपॉर्टेंस यूज़ कर ली। थर्ड जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पौधे के जिस भाग में होती है, जिस अंग में होती है, उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरित या हरित लवक। हरित लवक के अंदर ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है हरित लवक का। इस हरित लवक का ये इंटरनल डायग्राम, इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना हरित लवक की, जो प्रत्येक पौधे के अंदर, जो हरे पौधे हैं उनके अंदर हरित लवक पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। तो प्रकाश संश्लेषण लाइट की प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला मॉलिक्यूल क्लोरोफिल होता है। हम उस स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्ट्रोमा और एक होता है ग्रेना। स्ट्रोमा जो पार्ट होता है वो उसके अंदर का पाया जाने वाला लिक्विड है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, RNA भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, और बहुत सारे एंजाइम्स, वाटर, प्रोटीन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वो कहलाता है स्ट्रोमा। दूसरा पार्ट होता है ग्रेना। ग्रेना जो होता है लेमिलर, झिल्लियों का बना पार्ट होता है, जिसमें पतली पतली बारीक झिल्लियाँ होती हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं ग्रेना। और ग्रेना के अंदर क्या होता है, ग्रेना के अंदर पूरे कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलेकोइड। ग्रेना का पूरा जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। और सिंगुलर होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेना जो होती है, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनकी संख्या लगभग 2 से लेकर 20 तक होती है। 2 से लेकर 20 तक ग्रेनम के ग्रेना के पार्ट पाए जाते हैं। एक ग्रेना दूसरी ग्रेना के साथ इंटरग्रेनम, आंतर ग्रेनम के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। मतलब कि ग्रेना जो होती है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। और इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट का खुद का DNA होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट DNA बोलते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल के जो DNA पाया जाता है उसके तरह होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट DNA कहते हैं। बाकी स्ट्रोमा के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, जो मटेरियल पाया जाता है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे। ये एक मोटे रूप से देखें तो एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। हम कंसंट्रेट करते हैं अब ग्रेना के ऊपर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की जो रिएक्शन होती है, क्लोरोप्लास्ट की जो मेन मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्रेना ही होते हैं। तो ग्रेना में क्या होगा, यहाँ आपको उस ग्रेना का पार्ट को यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है, और ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपको दिखाई दे रही है। ये सिक्के के पार्ट को, सिक्के को ऊपर से जचाते चले जाते हैं, वैसे ही ये ग्रेनम जो होते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज होती है, और उस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलेकोइड। ग्रेना के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेना के द्वारा, इंटरग्रेनम के द्वारा आपस में जुड़ा होता है, वो आपस में जुड़े होते हैं। इस स्ट्रक्चर को फिर थोड़ा सा और डिटेल में दिखाया गया है, जिसमें ग्रेना है, थाइलेकोइड है, और उनके बीच में ये जो कहते हैं मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन की पतली झिल्ली की स्ट्रक्चर होती है, वो आपस में एक दूसरे को फोल्ड कर लेती है, इस तरह से फोल्ड करके, और अपने आप को ग्रेना के रूप में या ग्रेनम के रूप में अपने आप को दिखाई देती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हम 11th क्लास के टॉपिक में पढ़ चुके हैं सेल के अंदर, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, जिसके अंदर ये सेमी परिमेबल होती है, अर्धपारगम्य होती है। अगर वो स्ट्रक्चर आपको समझ नहीं है तो आप 11th क्लास के टॉपिक में देख सकते हो, सेल के टॉपिक में। तो ये पूरी की पूरी ग्रेनम जो है वो इस तरह से अपने आप को मेम्ब्रेन
लाइक स्ट्रक्चर होती है, पतली झिल्ली के समान स्ट्रक्चर होती है और प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर जो होती है अपने आप को इस तरह से फोल्ड करती है कि वो थाइलेकोइड के रूप में हमें दिखाई देती है। वास्तव में एक मेम्ब्रेन ही होती है। इनके बीच के खाली स्पेस को हम बोलते हैं ल्यूमन। एक कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो इंटरचेंज करने के काम में आते हैं। जब रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो वहाँ उसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। अब इस ग्रेना के अंदर, ये इस ग्रेनम के अंदर कुल 4 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो अपने आप को अरेंज रखते हैं। इस ग्रेनम के अंदर कुल 4 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो क्लोरोफिल के या क्लोरोप्लास्ट की फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को पूरा करने में हेल्प करते हैं। उन्हें बोलते हैं हम सुप्रा मोलिकुलर स्ट्रक्चर या सुप्रा मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ 4 मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे यहाँ लिख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल इसमें पाया जाता है फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट ये एक मॉलिक्यूल ना होकर मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरे सुपर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होती है फोटोसिस्टम सेकंड। तीसरा होता है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B एंड F कॉम्प्लेक्स। और फोर्थ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर ATP सिंथेटेज। तो ये अपने आप को क्या रखते हैं, इस ग्रेना की लेमिलर मेम्ब्रेन के ऊपर अपने आप को अरेंज रखते हैं। इसकी अरेंजमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी इम्पोर्टेंस के बेस पे, इसकी जो स्ट्रक्चर के बेस पे क्या होती है, हमारी पूरी की पूरी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है अपने यहाँ पर क्लोरोफिल के बनी होती है पूरी तरह से। इस पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसके ऊपर पर्णहरित के अणु पाए जाते हैं पूरी लेमिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके साथ साथ यहाँ पर 4 सुपर मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर होती है वो हमें दिखाई दे रही है। सुपरा आणविक संरचना, क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना की सुपरा आणविक संरचना, ग्रेना की स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। यहाँ पर देखो ये PS फर्स्ट की स्ट्रक्चर को बताया गया है। ये PS फर्स्ट है, वो उसके ग्रेनम के इस पार्ट पे स्थित होगी। दूसरी स्ट्रक्चर होती है PS सेकंड। PS फर्स्ट और PS सेकंड फोटोसिस्टम पार्ट हैं जो लाइट की अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर अपने आप को एक्टिव रखते हैं। मतलब कि PS फर्स्ट जो होगा और PS सेकंड जो होगा वो लाइट की कौन सी वेवलेंथ उस पर गिरती है, लाइट की रिएक्शन कैसी होती है, उस पर ये अपने आप को एक्टिव करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपने आप को अरेंज, इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है। अभी तक इतना समझ लो, ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, ये PS फर्स्ट जो होते हैं वो लेमिनर मेम्ब्रेन के इस भाग पे पाए जाते हैं। PS सेकंड जो होते हैं वो लेमिनर मेम्ब्रेन के इस पार्ट में पाए जाते हैं, इस पार्ट में पाए जाते हैं। दूसरा होता है ATP सिंथेटेज, ये लेमिनर मेम्ब्रेन के यहाँ और यहाँ दोनों पार्ट में पाए जाते हैं, जिसके इंटरग्रेनम पर भी पाए जाते हैं और इस आउटर सरफेस पर भी पाए जाते हैं। और थर्ड है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स जो होता है वो भी इस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट के ऊपर पाए जाते हैं। लेमिनर मेम्ब्रेन अपने आप को लाइट के सामने कहाँ रखती है, लाइट के सामने कितनी रखती है उसके अकॉर्डिंग है, या किस सिस्टम के साथ वो अटैच होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक ये समझो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो इस लेमिनर मेम्ब्रेन के ऊपर अपने आप को अरेंज करते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके साथ साथ PS फर्स्ट, PS सेकंड, साइटोक्रोम B और F कॉम्प्लेक्स और ATP सिंथेटेज, ये सभी कॉम्प्लेक्स मिलकर क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को पूरा करने में या उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो आज के लिए हम इसकी स्ट्रक्चर को समझा, किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने अपने बताया
किस प्रकार से लाइट की रेज जो होती हैं अपने आप को अरेंज करती है, लाइट की वेवलेंथ अपने आप को अरेंज करती है, या किस लाइट के अंदर प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पूरा होता है। ये सुपर मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, ये इसको दोबारा बता रहा हूँ कि इसको ढंग से अभी ये समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम जब पढ़ेंगे तो इसको हम वापस रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसको यहीं पर इसको पढ़ लें, याद कर लें, समझ लें, क्योंकि पीएस फर्स्ट सिस्टम, पीएस सेकंड सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसमें साइटोक्रोम पीएफ कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, एटीपी सिंथेटेज भी पाया जाता है। हर मॉलिक्यूल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है जो इस क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को पूरा करती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर और रिएक्शंस को हम किस प्रकार से ग्रेना में और स्ट्रोमा में रिएक्शन किस प्रकार से पूरी होती हैं फोटोसिंथेटिक की, उसमें हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।